हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अरविंद कुमार यादव, एचओडी इन कॉमर्स, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बालाजी। आज मैं आपके सामने फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आया हूं और वो है आपका डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड पॉलिसी में हम बेसिकली बहुत सारी चीजों को देखेंगे। सबसे पहली चीज ये देखेंगे डिविडेंड होता क्या है, फिर ये देखेंगे कि डिविडेंड पॉलिसी बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है, क्या ऐसे रीजंस हैं कि हम डिविडेंड नहीं दे पाते या कम दे पाते हैं, ज्यादा दे पाते हैं, क्यों पॉलिसी बनाने की जरूरत पड़ती है डिविडेंड के लिए। तो हम डिविडेंड की पॉलिसी देखेंगे। डिफरेंट लोगों ने जो डिविडेंड पॉलिसी के अपने मॉडल्स दे रखे हैं, उन मॉडल्स में क्या क्या है वो भी चीजें देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम डिविडेंड पॉलिसी। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं डिविडेंड पॉलिसी को समझना। तो डिविडेंड पॉलिसी को जब हम समझना चाहते हैं, सबसे पहले हमें देखना होगा कि जब हम किसी कंपनी को का सेटअप करते हैं तो हमारे पास जो फंड्स रेज यानी जो फंड्स आते हैं, जो कंपनी फंड रेज करती है, उसके क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो अब इसमें अगर हम देखें सोर्सेज ऑफ फंड्स, तो सोर्सेज ऑफ फंड्स देखिए क्या क्या हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि कंपनी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से पैसे इकट्ठे करे, दूसरा हो सकता है कि इक्विटी शेयर कैपिटल से पैसे इकट्ठे करे, तीसरा हो सकता है डिवेंचर से पैसे इकट्ठा करे, चौथा हो सकता है कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं ऐसे बहुत सारे जो फंडिंग करते हैं और बैंक से लोन ले सकते हैं। अच्छा, बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से आप वो लेंगे तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से अगर आप पैसे लेते हैं तो आप उन्हें बदले में क्या लेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा सोर्स है वो क्या है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। हम जो समझ ये देखिए, अगर आपको डिविडेंड पॉलिसी के बारे में समझना है तो सोर्सेज ऑफ फंड्स के बारे में समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल जो होती है वो बेसिकली दो तरह की शेयर कैपिटल है, एक आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होती है और एक इक्विटी शेयर कैपिटल होती है। अगर हम मोटे तौर पे देखें तो दो चीजों में प्रेफरेंस मिलती है, इन्हें उन्हें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कहते हैं। डिविडेंड पहले इन्हें मिलता है, फिर इन्हें मिलता है, और जब कंपनी वाइंडिंग अप में जाती है तो पहले इनको पैसे मिलते हैं, फिर इन्हें पैसे मिलते हैं। वो क्या बात की बात है, इनको भी क्या मिलता है, इनको डिविडेंड मिलता है। जब इन्होंने पैसे लगाए तो इन्हें बदले में डिविडेंड दिया जाएगा, और डिविडेंड जिनका होता है वो एक फिक्स रेट से पेमेंट होता है। जब फिक्स रेट से पेमेंट होगा तो कोई झगड़ा नहीं होता कि इन्हें कितना डिविडेंड देना, इनका एक रेट फिक्स है। मान लिया 6% प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो जितने के भी प्रेफरेंस शेयर होंगे 6% इन्हें डिविडेंड दिया जाएगा। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि इस सोर्स को भी छोड़ देते हैं डिवेंचर से। अगर हमने डिवेंचर्स इशू कर रखे हैं तो देखिए, डिवेंचर इशू कर रखे हैं तो इन्हें भी फिक्स्ड रेट से इंटरेस्ट कंपनी पे करती है। यानी कि यहां भी कोई झगड़ा नहीं है, यहां भी एक रेट फिक्स है और उस रेट पे हम इंटरेस्ट पे करते हैं। सेम वही चीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर हमने लोन ले रखा है तो भी इनका भी रेट फिक्स्ड होता है और फिक्स रेट से इन्हें इंटरेस्ट पे किया जाता है। और अगर बैंक लोन है, बैंक से लोन ले रखा है, सेम चीज यहां पर है, इनके लिए भी जो इंटरेस्ट रेट है वो फिक्स है और इन्हें भी हम इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं। चलिए, तो इन्होंने पैसे दिए हमें, इन्होंने पैसे दिए, सबने पैसे लगा रखे हैं, बदले में हमें जो दे रहे हैं वो होता है रिटर्न इनका। यहां पर हम फिक्स रेट से प्रेफरेंस शेयर को प्रेफरेंस डिविडेंड दे रहे हैं, यहां पर फिक्स रेट से इंटरेस्ट दे रहे हैं, यहां पे इंटरेस्ट फिक्स है, यहां भी। झगड़ा स्टार्ट होता है, प्रॉब्लम स्टार्ट होती है इक्विटी शेयर कैपिटल से। इक्विटी शेयर कैपिटल जो होते हैं मेन मालिक जो बिजनेस के हैं उनको यहाँ पे होता है, और जब क्योंकि ये ओनर्स कहे जाते हैं तो इसका मतलब इनको जब डिविडेंड देने की बात आएगी तो कंपनी के सामने प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। कंपनी ये चाहती है कि हाँ, आपको हम जितना, क्योंकि जो शेयर होल्डर्स हैं वो तो ये कहेंगे कंपनी ने जितना भी प्रॉफिट कमाया वो सारा का सारा प्रॉफिट, क्योंकि हम मेन ओनर्स हैं, लास्ट में जो भी अभी मैं आपको इसके बाद एक स्टेटमेंट बताऊंगा कैसे बनाया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है। तो यहाँ जो बात क्या आती है, इक्विटी शेयर जो कैपिटल है, इक्विटी शेयर होल्डर जो है वो लोग कहते हैं क्योंकि हम मेन मालिक है कंपनी के, तो जो भी प्रॉफिट बच गया इन सबको देने के बाद, इन सबको आपने दे दिया, जो बच गया वो सारा हमें दे दो। अब हमारे सामने क्या प्रॉब्लम आती है, जो मैनेजमेंट है, जो फाइनेंशियल मैनेजर है, उसके सामने प्रॉब्लम आती है कि अगर सारा प्रॉफिट को दे देंगे तो कंपनी को आगे कैसे चलाएंगे। आगे चलाने के लिए भी हमें कैश चाहिए। तो हम यहां पर जो मेन प्रॉब्लम आती है, इनको जब हम बांटने लगते हैं डिविडेंड, तो इनको हम डिविडेंड किस टाइप से दें, कितना डिविडेंड पे करें, कितना प्रॉफिट रोक के रखें, यही हम पूरे चैप्टर में देखेंगे कि इनको हमें डिविडेंड भी पे करना है
और हमें नुकसान भी नहीं होना चाहिए। तो अब मुझे लगता है कि मैं आपको ये सोर्सेज ऑफ फंड समझा पाया। अब इसके नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है, और फिर उसके बाद मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा। चलिए, तो अब हम ये समझते हैं, क्योंकि डिविडेंड पॉलिसी समझने के लिए आपको पहले प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, जो कि आपको कई बार पहले भी बताया जा चुका है, ये मैं एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं, और फिर इसमें क्या क्या टर्म्स यूज होंगी, तो फिर हम आराम से जितने भी लोगों ने इसके फॉर्मूले दिए हैं वो हम समझ पाएंगे। तो देखिए, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट जब आप बनाते हैं इसका पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, है ना, तो सबसे पहले हम सेल लेके चलते हैं। सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं। जब सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन आ जाता है। फिर उस कंट्रीब्यूशन में से जो भी आपकी फिक्स कॉस्ट है आप वो लेस कर देंगे, आपकी फिक्स कॉस्ट लेस कर दे, ईबीआईटी आ जाएगा। ईबीआईटी में से अब इसमें से हम जिन लोगों से हमने पैसे ले रखे हैं उनको हम वापस करना शुरू करते हैं। अब प्रॉफिट कहने का मतलब ये है कि ईबीआईटी का मतलब अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब जिन लोगों से आपने इंटरेस्ट पे पैसा ले रखा है, यानी कि चाहे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे वो डिवेंचर्स हो, चाहे वो बैंक लोन हो, उन सबको आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट माइनस होता है। जब आप इंटरेस्ट माइनस कर देते हैं ईबीआईटी में से तो ये ईबीटी आ जाता है। अब ईबीटी जितना भी होगा उसके ऊपर हमें टैक्स पे करना पड़ता है। टैक्स जब आप इसमें से पे कर देंगे, ईबीटी में से टैक्स माइनस कर देंगे तो अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाती है। इसमें से हम पहले प्रेफरेंस वालों को दे देते हैं, और प्रेफरेंस के बाद जो भी बच जाती है अर्निंग, ये इक्विटी वालों की होती है। मसलन एक एग्जांपल लेते हैं कि एक XYZ कंपनी है, उसकी सेल हो रही है 10 लाख रुपीस की, 40% वीसी आती है, 10 लाख का 40% 4 लाख रुपीस वेरिएबल कॉस्ट आ गई। अब 10 लाख में से 4 लाख माइनस कर दिया, 6 लाख रुपीस का कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया। इस कॉन्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले माइनस किया इन्होंने फिक्स कॉस्ट, 1 लाख रुपीस की फिक्स कॉस्ट मान ली हमने, तो 5 लाख रुपीस अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गई। यानी यहां तक हमने सारी कॉस्ट माइनस कर दी। अब ये अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गई। अब इसका हम बंटवारा करेंगे। तो सबसे पहले इंटरेस्ट पे करेंगे। सपोज करिए कि हमने बैंक से 10 लाख रुपए ले रखे, 10% पे, तो 1 लाख रुपए इंटरेस्ट हो गया, है ना। ये आ गया अर्निंग बिफोर टैक्स। इसमें से टैक्स का रेट मान लिया गवर्नमेंट 30% टैक्स ले रही है हमसे, तो 4 लाख का 30% 1,20,000 गवर्नमेंट को हमने टैक्स दे दिया। अब 4 लाख में से 1,20,000 माइनस किया तो 2,80,000 ये अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया। अब अर्निंग आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस डिविडेंड, मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनका जो डिविडेंड होता है उसका भी रेट फिक्स्ड होता है। तो सपोज करो आपने 8 लाख रुपए ले रखे 10% पे, तो हमने 80,000 उन्हें दे दिए। अब ये बच गई अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर 2 लाख रुपए। अब इन 2 लाख रुपए के लिए समस्या खड़ी हो गई यहाँ पर। इसके लिए ही हम डिविडेंड पॉलिसी बनाते हैं। कहने का मतलब ये है, ये जो अर्निंग है, इक्विटी शेयर होल्डर क्या चाहेंगे कि ये जितनी भी है सारा का सारा हमें डिविडेंड के रूप में दे दिया जाए, क्योंकि सबको आपने कुछ ना कुछ रिटर्न दिया है, ये भी रिटर्न चाहते हैं। तो ये कहेंगे कि ठीक है, आप जो भी अर्निंग्स है ये हमें आप डिविडेंड के रूप में दे दो। अगर हम सारा यानी डिविडेंड दे देंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचता। अब सपोज करिए कि हमने कहा कि नहीं ठीक है 50% हम पे कर देंगे आपको, या 60% पे कर देंगे, तो इसका 60% कितना आ जाएगा, 1,20,000 रुपए। 1,20,000 रुपए क्या किया आपने, इस 2 लाख रुपए की जो अर्निंग्स हुई थी वो आपने डिविडेंड पे कर दिया। तो अब बाकी जो पैसा रह गया वो कितना बचा, 2 लाख में से 1,20,000 माइनस करिए, कितना आ गया, ये आ गया 80,000। तो जो 80,000 है ये कहलाता है रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स, रिटेन्ड अर्निंग्स का मतलब क्या हुआ, ये अर्निंग्स हमने रोक के रख ली, रिटेन कर ली, अपने पास रख ली। अच्छा, आप ये सोचिए कि इक्विटी शेयर होल्डर क्यों चाहेगा कि आप ये रिटेन कर लो, सारा ना दो। अगर हम उनसे ये बताएं कि जो आप ये पैसा अगर हम आपको डिविडेंड का दे भी देंगे तो आप इस पैसे को कहीं ना कहीं तो लगाओगे, उससे ज्यादा पैसे हम आपको कमा के दे रहे हैं, तो वो जरूर कहेगा कि हाँ ठीक है, आप रिटेन कर लीजिए, बिजनेस को चलाइए हमें, क्योंकि वो जो पैसा डिविडेंड के रूप में लेगा वो भी तो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेगा ही करेगा। तो ये होती है रिटेन अर्निंग्स। अब जब हम अप्रोच को समझते, जितने भी फॉर्मूले हैं इसमें समझने के लिए, तो इसमें ये सब चीजें आपको समझनी जरूरी है कि डिविडेंड कैसे निकलता है, डिविडेंड क्या चीज होती है, जो अर्निंग्स है, अर्निंग्स का वो पार्ट जो शेयर होल्डर को दे दिया जाता है डिविडेंड के रूप में, वो कहलाता है डिविडेंड, और जो चीज नहीं दी जाती, जो चीज रोक ली जाती है, वो कहलाती है रिटेन्ड अर्निंग्स। अच्छा, अब सपोज करिए कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है 20,000, 20,000 है, तो यहां पर आपका ईपीएस कितना आएगा, ईपीएस का मतलब क्या है, अर्निंग्स पर शेयर। ईपीएस का मतलब क्या हुआ, अर्निंग्स पर शेयर।
एक शेयर पे कितनी अर्निंग हो रही है। यहां देखिए टोटल अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर्स कितने हैं 2 लाख, 2 लाख रुपए टोटल अर्निंग्स है। और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं 20,000। तो अगर 20,000 से आप डिवाइड कर दें तो अर्निंग पर शेयर कितना आ रहा है 10 रुपीज। एक शेयर पे जो अर्निंग हो रही है वो हो रही है 10। इसी टाइप से दूसरी चीज समझनी होगी आपको। देखिए ये सारी चीजें फॉर्मूले में यूज होंगी इसलिए मैं समझा रहा हूं, और आपके यहाँ जो शॉर्ट वाले क्वेश्चंस आते हैं उसमें सब चीजें पूछी भी जाती है। दूसरा आता है डीपीएस। डीपीएस का मतलब क्या हो गया डिविडेंड पर शेयर। डीपीएस मतलब डिविडेंड पर शेयर। तो यहां पर देखिए डिविडेंड हम कितना दे रहे हैं 1,20,000। 1,20,000 डिविडेंड दे रहे हो आप, और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं ये है 20,000। तो ये आ गया 6 रुपीज, है ना। अब बात एक चीज और होती है समझने के लिए, इसमें आप वो समझ लीजिए पे आउट रेशियो। पे आउट रेशियो का मतलब जितना प्रॉफिट हुआ कंपनी ने उसमें से कितना पे कर दिया, कितना डिविडेंड दे दिया। अब यहां पर देखिए कंपनी को प्रॉफिट अर्निंग टोटल कितनी हुई थी 2 लाख रुपए की अर्निंग हुई थी, उसमें से कंपनी ने कितना दे दिया 1,20,000। तो इसका मतलब अगर पे आउट रेशियो देखें तो डिविडेंड को जो अर्निंग्स है उससे हम डिवाइड कर दें, और अगर परसेंटेज में चाहते हो तो आप इंटू 100 कर लो। तो यहां डिविडेंड हुआ 1,20,000 और अर्निंग्स टोटल कितनी हो रही थी देखिए अर्निंग्स 2 लाख रुपए की, ये हो गई 2 लाख रुपए, और इंटू 100 कर दें अगर हम, तो कंपनी का जो पे आउट रेशियो है इंटू, तो पे आउट रेशियो देखा आपने। डिविडेंड हमने देखा, डिविडेंड तो 1,20,000 कंपनी ने बांटा, अर्निंग कितनी हुई थी ये 2 लाख हुई थी, तो डिविडेंड को अर्निंग से डिवाइड कर दिया इंटू 100। 1,20,000 अपॉन 2 लाख इंटू 100। 2 लाख कहां से है देखिए अर्निंग्स है ना, तो 60% पे आउट रेशियो आ गया। तो पहले तो ये सारी चीजें निकालनी आनी चाहिए आपको, क्योंकि ये चीजें अभी जो मैं आगे अप्रोच की बात करूंगा तो उन सब में यूज होती है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके तीसरे अप्रोच यानी कि मॉडल्स की तरफ चलते हैं। तो यहां पर मैंने आपको बेसिक्स बताए, वीडियो क्योंकि लंबा हो जाएगा तो वो दूसरे वीडियो में लेके चलते हैं। यहां पर मैंने आपको बेसिक्स बताए हैं, डिविडेंड पॉलिसी क्या होती है, क्यों बनाई जाती है ना, और किस टाइप से प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाया जाता है, और उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। अगर ये आपको समझ में आया हो और आपको लगता हो कि और वीडियोस बनाऊं तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बेल आइकन को दबाना तो मत भूलना।